गुड आफ्टरनून ऑल डियर स्टूडेंट। आज हम हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। तो हमने पिछले लेक्चर में हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो आज हम सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने चैप्टर्स को एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर हमारा कौन सा है? इंट्रोडक्शन। तो स्टार्ट करते हैं आज इंट्रोडक्शन। पहला चैप्टर हमारा है इंट्रोडक्शन। तो जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, इसमें हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स में जो हाइड्रोलिक्स होता है इसका क्या मतलब होता है। सेकंड, हाइड्रोलिक्स की अगर हम बात करें, हाइड्रोलिक में जो फ्लूइड यूज़ होता है, फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इन सब के बारे में आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स में हाइड्रोलिक्स का क्या मतलब होता है। तो जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, इसमें हम हाइड्रोलिक्स के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोलिक्स में कौन सा द्रव यूज़ होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स जो होता है एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है द्रव का अध्ययन। मतलब हाइड्रोलिक्स एक ग्रीक वर्ड है जिससे हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, हाइड्रो प्लस लिक। हाइड्रो का मतलब होता है द्रव या पानी, लिक्स का मतलब होता है गति में या स्थिर में अध्ययन करना। मतलब जब भी कोई द्रव गति की अवस्था में या स्थिर अवस्था में होगा तब हम उसका जब अध्ययन करेंगे तो वो अध्ययन किसके थ्रू करा जाता है? हाइड्रोलिक्स के थ्रू करा जाता है। तो हाइड्रोलिक्स हमें ये बताता है जब कोई फ्लूइड मूव कर रहा है या शांत अवस्था में तो उसमें किस किस प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ जाते हैं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, उसकी स्टैटिक एनर्जी क्या होती है, ये सब हमें हाइड्रोलिक्स के जरिए बदलता है। तो हाइड्रोलिक्स में अगर हम बात करें जो सबसे मेन पार्ट है वो क्या है हमारा? फ्लूइड। हमें पता होता है किसी भी द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव्य, गैस। तो ठोस, द्रव्य, गैस की अगर हम बात करें, इनमें से जो हमारा फ्लूइड है, फ्लूइड कौन सी प्रॉपर्टीज़ है? जब वो क्या करता हो? फ्लो की स्थिति में हो। मतलब ऐसा कोई सब्सटेंस जो क्या कर सकता है? फ्लो कर सकता है, ऐसा तरल पदार्थ। ये गैस भी हो सकता है, क्यों? गैस भी आपकी फ्लो कर सकती है, जैसे एयर। हाइड्रो मतलब द्रव, द्रव भी आपका क्या कर सकता है? फ्लो कर सकता है, तो वो भी आपका किस में आ जाएगा? फ्लूइड में आ जाएगा। तो हाइड्रोलिक में हम क्या करेंगे? पानी तो हमारा मेन कंपोनेंट है, साथ में हम क्या करते हैं? उन सब के बारे में पढ़ते हैं जो फ्लो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, वो हमारा फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड के टाइप्स क्या होते हैं, तो फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं। फ्लूइड को हम हिंदी में कहते हैं तरल पदार्थ। मतलब एक ऐसा पदार्थ जो आराम से या आसानी से क्या कर सकता है? बह सकता है। मतलब एक स्थान से दूसरी जगह पे, दूसरे स्थान पे क्या कर सकता है? स्थानांतरित कर सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इसकी डेफिनेशन है तरल वे पदार्थ होते हैं जो बहने की क्षमता रखते हों तथा जिस बर्तन में उसे रखा जाए उसी का आकार धारण कर लेते हैं। तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट आ सकते हैं? अगर हम बात करें फ्लूइड में, आपका ठोस से कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा? ठोस से आ जाएगा पारा। क्यों? क्योंकि पारे में भी एक ऐसी प्रॉपर्टी होता है जिसके थ्रू क्या कर सकता है? वो फ्लो कर सकता है। तो ये भी क्या हो गया आपका? एक फ्लूइड हो गया, पारा। अब द्रव की हम बात करें तो द्रव में जितने भी हमारे लिक्विड होते हैं वो सब फ्लो कर सकते हैं। तो सारे ही जितने भी लिक्विड है सभी लिक्विड क्या होंगे? फ्लूइड होंगे। और गैस, जितनी भी गैसेस होती हैं वो भी फ्लो कर सकती हैं, जैसे एयर कह दें या कोई सी और गैस ले लें, ऑक्सीजन वगैरह। तो ये सारी गैसेस क्या कर सकती है? फ्लो कर सकती है। तो फ्लूइड वह सब्सटेंस है जो क्या कर सकता है? एक स्थान से दूसरी जगह पे अपनी स्थिति को परिवर्तित कर सकता है। ये ठोस भी हो सकता है, द्रव्य भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो ठोस, द्रव, गैस, तीनों में से कोई सी भी स्थिति हो सकता है, बस वो फ्लो करेगा तब वो क्या कहलाएगा? फ्लूइड कहलाएगा, तरल पदार्थ। अब हम बात करते हैं फ्लूइड के कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड को हम देखें तो तीन कैटेगरी में कैटेगराइज करा गया है। तो फ्लूइड को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है संपीड़ितता के आधार पर, मतलब कंप्रेसिबिलिटी के आधार पर। इसका मतलब होता है कोई भी फ्लूइड कंप्रेस हो सकता है या नहीं हो सकता है।
कोई फ्लूइड को हम क्या कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं या नहीं दबा सकते हैं। तो उसके आधार पर फ्लूइड को दो कैटेगरी में दो पार्ट में डिवाइड करा गया है। कंप्रेसिबिलिटी के आधार पर दो पार्ट में डिवाइड करा गया है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सेकंड क्या है हमारा, सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक आधार पर, मतलब जो नॉर्मल कंडीशन होती है उसके आधार पर किस तरह से डिवाइड करा गया, वो हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। थर्ड है कर्तन प्रतिबल के आधार पर, मतलब किसी भी वस्तु पर जब हम कर्तन शियर स्ट्रेस लगाते हैं तो उसमें किस पैरामीटर में चेंज आता है, किस पैरामीटर में चेंज नहीं आता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे थर्ड। तो फ्लूइड को तीन कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। पहला है संपीड़ितता के आधार पर, दूसरा है सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक आधार पर, एंड थर्ड है कर्तन प्रतिबल के आधार पर। तो जैसा पहला कंडीशन है संपीड़ितता के आधार पर, इसका मतलब होता है कोई फ्लूइड कंप्रेस हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इससे दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया है, द्रव लिक्विड और गैस तथा बाष्प। इसे हम डिफाइंड करते हैं। आपने देखा होगा जैसे अगर हम क्या करें, किसी भी लिक्विड को ले लें, पानी को ले लें, लिक्विड में हम बात करते हैं, पानी ले लिया हमने, ठीक है, हमने पानी ले लिया। अगर हम पानी को क्या करें, कंप्रेस करें तो पानी दबता है, नहीं दबता है। जैसे इसका एग्जांपल दे सकते हैं, अगर मान लो हम किसी पिचकारी में हम क्या करें, वाटर को अंदर भर दें, और इधर से मुंह क्या कर दें, इसका बंद कर दें, मुंह इधर से बंद कर दें, वाटर अंदर भरा हुआ है, और इधर से कंप्रेस करें तो द्रव आपका प्रेस होता है, नहीं होता है, द्रव आपका प्रेस नहीं होता है। तो द्रव या लिक्विड की अगर हम बात करें तो लिक्विड क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा पदार्थ है जो कंप्रेस नहीं होता है। तो कंप्रेस होने की एबिलिटी इसमें क्या होती है, ज़ीरो, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी के आधार पर हमने सबसे पहले डिफाइन कर दिया लिक्विड को, द्रव को, जो कंप्रेस नहीं हो सकता है, ठीक है। सेकंड है गैस तथा वाष्प। आपको पता है गैस और वाष्प क्या हो सकती है, कंप्रेस हो सकती है। किसी भी सिलेंडर में भरने के लिए हम गैस को क्या करते हैं, सबसे पहले कंप्रेस ही करते हैं। तो कोई भी गैस जो होगी, गैस क्या हो सकती है, आराम से, आसानी से क्या हो सकती है, किसी भी डिवाइस के सहायता से हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल होता है, टायर में जो हवा भरते हैं वो कैसी एयर होती है, कंप्रेस एयर होती है। तो गैस क्या है, एक कंप्रेसिबल फ्लूइड है, कंप्रेस हो सकता है, ठीक है, कंप्रेस हो सकता है। इसी तरह से वाष्प, वेपर जो होती है, वेपर भी कंप्रेस हो जाती है। तो गैस और वेपर क्या है, कंप्रेस हो सकते हैं। सेकंड कंडीशन हमारी सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक आधार पर। इसमें हमें पढ़ना है दो फ्लूइड को। पहला कौन सा है, आइडियल फ्लूइड, एंड सेकंड रियल फ्लूइड। अगर हम यहाँ पे बात करें आइडियल फ्लूइड की, तो आइडियल फ्लूइड कौन से फ्लूइड होते हैं, तो आइडियल फ्लूइड वह फ्लूइड होते हैं जिस पर विस्कोसिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है, शियर स्ट्रेस क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। वास्तव में अगर हम बात करें कोई भी एक आइडियल फ्लूइड पॉसिबल नहीं है। जैसे हम बात करें कोई भी रियल फ्लूइड जब किसी पाइप के अंदर से फ्लो करता है, तो हमें पता है जब पाइप के अंदर वो फ्लो करना स्टार्ट करता है, तब जहाँ पर फ्लो करना स्टार्ट कर रहा है वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होती है। फिर इसी तरह से पाइप में आगे बढ़ते बढ़ते उसकी स्पीड क्या होती जाती है, कम हो जाती है। अगर मान लो कोई बड़ा पाइप है, तो पाइप में हमने क्या करा, वाटर को एंटर कराया, तो जहाँ पर एंटर कराएंगे हम किसी डिवाइस से या पंप से, तो वहाँ तो गति ज़्यादा होगी, लेकिन हल्के हल्के क्या होगी, वाटर की गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि वो फ्लूइड में क्या होगी, कुछ विस्कोसिटी होगी जो उसकी मूवमेंट का, गति का क्या करती है, विरोध करती है। तो जो पाइप होता है, पाइप भी क्या लगाता है, कुछ घर्षण फोर्सेस लगाता है। घर्षण फोर्सेस के कारण क्या होता है, वाटर की स्पीड लगातार हल्के हल्के क्या होगी, कम होगी। तो जब कम हो रही है तो इस तरह के फ्लूइड को हम कहते हैं रियल फ्लूइड, मतलब जिसमें विस्कोसिटी भी होगी, घर्षण प्रतिबल के कारण उसमें कुछ इफेक्ट भी होगा, तो वो क्या कहलाएंगे, रियल फ्लूइड। वास्तव में सभी में यही फ्लूइड में प्रॉपर्टी होती है। आइडियल फ्लूइड अगर मान लें तो ऐसी कंडीशन मान लेते हैं जिसमें ना ही विस्कोसिटी हो और ना ही क्या हो, शियर स्ट्रेस का कोई इफेक्ट हो। वास्तव में ये आइडियल फ्लूइड पॉसिबल नहीं है। अगर इस एग्जांपल में हम कहें तो अगर मान लो किसी पाइप में हमने वाटर को एंटर कराया 10 मीटर प्रति सेकंड से, तो जब वो एग्जिट करेगा 1 किलोमीटर बाहर, मतलब 1 किलोमीटर लंबा पाइप है अगर, तो 1 किलोमीटर बाद पाइप जो है निकलेगा वाटर वहाँ से। तो पाइप से जब वाटर निकलेगा तो उसकी भी गति क्या होगी, 10 किलोमीटर प्रति सेकंड ही होगी, मतलब कम नहीं होगी। लेकिन वास्तव में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पाइप के कारण कुछ ना कुछ घर्षण फोर्सेस एक्ट करेंगे।
वास्तव में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे पढ़ते हैं। इसे कहते हैं आइडियल फ्लूइड, जिसमें विस्कोसिटी ना हो, शेयर स्ट्रेस का इफेक्ट भी नहीं हो, ठीक है, और जिसमें होगा वो रियल फ्लूइड। थर्ड कंडीशन है कर्तन प्रतिबल के आधार पर, मतलब हम फ्लूइड को क्लासीफाई करेंगे कर्तन प्रतिबल के आधार पर। तो इसे हम डिटेल में पढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्या है थर्ड पार्ट आपका, कर्तन प्रतिबल के कारण उत्पन्न विरूपण की दर के आधार पर। तो जो पूरा हेडिंग है हमारा वो क्या है, कर्तन प्रतिबल के कारण उत्पन्न विरूपण की दर के आधार पर। मतलब क्या है इसका, किसी भी लिक्विड में, मान लो किसी भी पाइप में जब लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो लिक्विड जब फ्लो करेगा तो इसके अंदर क्या होगा, कुछ शेयर स्ट्रेस उत्पन्न होंगे, क्योंकि जो आपके लेयर होगी, एक लेयर दूसरे लेयर पे क्या करेगी, मूव करेगी। तो हमें पता है हर एक लेयर दूसरी वाली लेयर की गति का क्या करेगी, विरोध करेगी। तो बीच में कुछ ना कुछ कर्तन स्ट्रेस भी उत्पन्न होंगे। तो उन स्ट्रेसेस के कारण उत्पन्न विरूपण की दर के आधार पर हमने कुछ क्लासीफाई करा है। मतलब कई बार आपने देखा होगा, कई फ्लूइड क्या होते हैं, जब एंटर करते हैं तो उसमें कर्तन प्रतिबल का मान क्या होता है, लगातार आगे जाते जाते क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो आगे बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, उसमें विरूपण की दर, मतलब वेलोसिटी में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे जितना आगे जाता जाएगा तो उतना स्ट्रेसेस काम करते जाएंगे, तो स्ट्रेसेस काम करेंगे तो उतनी वेलोसिटी में क्या होगा, कमी होगी। लेकिन फ्लूइड भी कई तरह के होते हैं, तो फ्लूइड जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं, इसलिए उसमें अलग अलग तरह का इफेक्ट होता है। तो ये हमारा डायग्राम है। मतलब किसी फ्लूइड में क्या होता है, किसी फ्लूइड में कर्तन प्रतिबल और विरूपण दोनों के होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब जितना ही उसमें क्या होगा, स्ट्रेसेस उत्पन्न होंगे, उतनी वेलोसिटी में कमी होगी। एक तो ये कंडीशन हो सकती है। सेकंड कंडीशन हो सकती है कर्तन प्रतिबल का मान कम बढ़ रहा है या ज़्यादा बढ़ रहा है, और गति का मान जो हमारे विरूपण की दर वो कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। मतलब इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, मतलब जितना कर्तन प्रतिबल बढ़ रहा है उतनी वेलोसिटी में चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो उससे हम क्या कहते हैं, वो हमारी सेकंड कंडीशन हो जाएगी। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले कर्तन प्रतिबल के कारण उत्पन्न विरूपण की दर के आधार पर फ्लूइड कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। सबसे पहला इसमें कौन सा है, न्यूटोनियन फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड। और इसके बाद हमारा सेकंड फ्लूइड कौन सा है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। मेन ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, एक सिंपल समीकरण होती है जिसे हम आगे अच्छे से क्लासीफाई करेंगे, डिफाइन करेंगे। अभी के लिए हम बस इतना याद रखेंगे कि न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए समीकरण कौन सी यूज़ करते हैं। ये एक समीकरण होती है जो होती है विस्कोसिटी फ्लूइड के लिए। अगर मान लो कोई भी फ्लूइड जो गाढ़ा होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें गति करने की कैपेसिटी क्या होगी, कम होगी, तो उसकी विस्कोसिटी क्या है, अधिक है। अगर मान लो पानी है तो पानी आसानी से बह सकता है, तो पानी आसानी से बह सकता है तो उसकी विस्कोसिटी क्या है, कम है। शहद की विस्कोसिटी क्या होगी, अधिक होगी। इसी तरह से विस्कोसिटी के आधार पर एक समीकरण होती है जो रिलेशन शो करती है बिटवीन शियर स्ट्रेस, टाउ क्या है यहाँ पे, शियर स्ट्रेस, म्यू क्या है यहाँ पर, विस्कोसिटी, और डी यू अपॉन डी वाई क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। डी यू क्या है, वेलोसिटी, डी वाई क्या है, डिस्टेंस। मतलब कितनी डिस्टेंस चलने पर कितनी वेलोसिटी में चेंजेस आ गया, कितनी आगे चलने पर कितनी स्पीड में डिक्रीमेंट आ गया या चेंजेस आ गया। तो डी यू अपॉन डी वाई क्या, वेलोसिटी ग्रेडियंट है, मतलब वेग में क्या परिवर्तन आ रहा है, वेग स्थिरांक भी कह सकते हैं हम इसे, ठीक है, डी यू अपॉन डी वाई को। तो न्यूटोनियन फ्लूइड का मतलब क्या होता है, न्यूटोनियन फ्लूइड जो है, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक समीकरण दी थी जिसमें उन्होंने कहा था जब शियर स्ट्रेस और आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट दोनों क्या हो, समान रूप से चेंजेस आते हों। जैसे आपने देखा इस डायग्राम में, ये एक्स वाली जो अक्ष है वो शो कर रही है विरूपण की दर को, विरूपण की दर, वेलोसिटी ग्रेडियंट, और जो वाई वाला अक्ष है वो शो कर रहा है कर्तन प्रतिबल को। तो कर्तन प्रतिबल और विरूपण की दर में जो चेंजेस आएंगे उसके आधार पे हमने फ्लूइड को डिफाइन कर दिया है। एक है हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड, जब आपका शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट में समान चेंजेस आ रहे हैं, जितना शियर स्ट्रेस बढ़ रहा है उतना ही वेलोसिटी ग्रेडियंट बढ़ रहा है, या फिर जितना शियर स्ट्रेस कम हो रहा है उतना वेलोसिटी ग्रेडियंट कम हो रहा है, उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, उसे न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। और जब क्या हो रहा है, जब ये दोनों समान रूप से ना बढ़ के एक कम बढ़ रहा है एक ज़्यादा बढ़ रहा है, अगर मान लो शियर स्ट्रेस बढ़ रहा है और वेलोसिटी ग्रेडियंट घट रहा है, या वेलोसिटी ग्रेडियंट बढ़ रहा है और शियर स्ट्रेस घट रहा है, तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहेंगे, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड।
बस आपको तीसरी कंडीशन में इतना याद रखना है, कर्तन प्रतिबल के आधार पर फ्लूइड को हमने दो कैटेगरी में कैटेगराइज करा था, न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन। देखो न्यूटोनियन की इक्वेशन, न्यूटोनियन को अगर हम कहें ग्राफ में इस तरह से दर्शा सकते हैं, क्योंकि जितना कर्तन प्रतिबल बढ़ रहा है उतना ही विरूपण की दर बढ़ रही है, तो न्यूटोनियन फ्लूइड की इक्वेशन आएगी बिल्कुल सीधी। और नॉन न्यूटन की जो आती है वो हल्की कर्व से आती है। हल्की कर्व क्यों आती है? हल्की कर्व इसलिए आती है क्योंकि इसमें क्या होता है, जब आपका कर्तन प्रतिबल बढ़ता है, कर्तन प्रतिबल बढ़ रहा है तो वेलोसिटी ग्रेडियंट बहुत कम बढ़ता है, मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट कम बढ़ रहा है और कर्तन प्रतिबल ज़्यादा बढ़ रहा है। और जब कर्तन प्रतिबल अधिक बढ़ रहा है तो विरूपण की दर मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट हो रहा है कम बढ़ रहा है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं तो उसे हम कहते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इससे आगे का।